सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। गलत तरीके से बने कार्डों पर कार्रवाई जारी रहे हैं। ये कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा। फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। इस सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसी के साथ ही 17 कार्ड सही जांच में सही पाए गए हैं। इन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने कहा है कि पात्र लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सत्यापन प्रक्रिया से सही लाभुकों की पहचान सुनिश्चित हुई है। इससे व्यवस्था अधिक मजबूत, खुद बने के लाभ वितरण में पारदर्शिता आएगी। अभी भी कुछ राशन कार्डों की जांच चल रही है। इन पर अंतिम फैसला सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा। प्रशासन को पूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहती। आगे और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। राज्य में नए राशन कार्ड के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। 19,000 से ज्यादा निष्पाद हो चुके हैं। बाकी आवेदकों पर प्रक्रिया जारी है। सरकार पात्र लोगों को जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है। इससे जरूरतमंदों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में कुल 2 राशन कार्ड धारक है। इनके जरिए लगभग 855 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य सही लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना है। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। सुनिश्चित की जा रही है। किए गए 70 से ज्यादा स्मार्ट मीटर को फिर पोस्टपेड में करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन को तत्काल निर्देश जारी करने की मांग की। इस बीच आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 के उल्लेखन के संबंध में परिषद द्वारा पिछले दिनों कानपुर में बिजली दर पर जन सुनवाई के दौरान दाखिल की गई अवमानना याचिका पर पावर कॉर्पोरेशन और केसको से बाद दिन में जवाब तलब किया। परिषद अध्यक्ष अवधेश शर्मा का कहना है कि विद्युत अधिनियम के तहत सूचना का पालन करते हुए बिजली कंपनियों द्वारा 8 दिन बाद भी प्रीपेड मेजर की अनिवार्यता समाप्त करते हुए उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मोड में कनेक्शन देने का आदेश नहीं दिया गया। बिना सहमति के प्रीपेड मेजर किए गए मेजर को पोस्टपेड में भी नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर प्रस्ताव सौंपते हुए सभी बिजली कंपनियों और पावर कॉर्पोरेशन को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मीटर में परिवर्तित किए गए 70 से ज्यादा स्मार्ट मीटर को तत्काल पोस्टपेड मोड में परिवर्तित करने का आदेश जारी करने की मांग की। वर्मा का कहना है कि अधिसूचना जारी होने के 8 दिन बाद भी प्रदेश में नए कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर अनिवार्यता बनाए रखना केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना है। ऐसे में उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन के मद्देनजर बिजली कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब सबकी निगाहें मोदी कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी है, जहां इस बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है और कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के साथ साथ आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार डीए में 2 की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मौजूदा स्थिति फिलहाल कर्मचारियों को 58 डीए मिल रहा है और इसी के साथ ही एरियर का भी उन्हें फायदा मिलेगा। राहत की बात यह है कि जब भी घोषणा होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया यानी कि एरिया एक साथ मिलेगा। आमतौर पर जनवरी का डीए मार्च या अप्रैल के पहले हफ्ते तक घोषित कर दिया जाता है। वेतन आयोग के गठन और सुझावों के लिए 18 महीने का समय तय किया गया। इस ट्रांजिशन यानी कि बदलाव के दौर की वजह से फाइलिंग की आवाजाही में समय लग रहा है, जिससे सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसले लंबित है। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर बड़ी आशंका भी जताई। भत्ते में हो रही इस असामान्य देरी ने कर्मचारी संगठनों के कान खड़े कर दिए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में शायद ही कभी जीए के ऐलान में इतनी सोचते दिखाई दी हो। कर्मचारियों के बीच में अब ये डर बैठने लगा है कि कहीं सरकार अमेरिका ईरान युद्ध के वैश्विक हालात को देखते हुए कोरोना काल की तरह डीए को फ्रीज न करते। डॉक्टर पटेल ने मांग की है कि सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर देरी की असली वजह क्या है और पैसा कब तक कर्मचारियों के खाते में आएगा। देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स जनवरी से बढ़ने वाले जीए का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब अधिकारियों में इस आशंका की सुगबुगाहट है कि सरकार अमेरिकी राजयुद्ध के चलते इसी के साथ ही डीए को फ्रीज कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है और इस बार तो डीए में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि ये बढ़कर 60 हो सकता है। अगर कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला नहीं होता है तो कर्मचारी संगठनों का विरोध और तेज हो सकता है। पीड़ित छात्र ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। इस कार्रवाई के तहत एक छात्र को 10 जुर्माना और 6 सप्ताह का निलंबन, जबकि दूसरे छात्र को 10 जुर्माना और 4 सप्ताह का निलंबन दिया गया है। इसके अलावा 8 अन्य छात्रों को 2 हफ्ते के निलंबन की सजा दी गई है। कॉलेज प्रशासन ने पीड़ित छात्र की मानसिक मदद के लिए इन वशिष्ठ ने बताया कि सभी संबंधित छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें स्थिति की जानकारी दी गई है और काउंसलिंग कराई गई है। ये मामला ये साफ करता है कि मेडिकल कॉलेज में अनुशासन बनाए रखना और नए छात्र के अधिकारों की रक्षा करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान में भारतीयों को अब पैगाम भेजा है। एमईए का कहना है कि सीज फायर का फायदा उठाने का वक्त आ गया है, इसीलिए ईरान में जितने भी भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में अपने नागरिक को वहां से निकलने की बात कह रही है। तब वह भारतीय थे और अब भी वह 7,500 भारतीय नागरिक और इसमें ज्यादा भारतीय छात्र जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और कई अन्य सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं।
आपको बता दें, विदेश मंत्रालय यानी एमए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीज फायर के बाद ईरान में शांति है और ये वहां से बाहर निकलने का सही मौका है। मैं खास तौर पर दक्षिण ईरान में रहने वाले भारतीयों से गुजारिश करूंगा कि वो वहां से सड़क मार्ग से उत्तर की ओर जाए और अर्मेनिया के रास्ते बाहर निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर से पहले ही सरकार लगातार ईरान से अपने नागरिक को निकालने की कोशिश में थी और ईरान के पड़ोसी दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते बाहर निकाला भी है। और वैसे अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सीज फायर की स्थिति साफ होने का इंतजार है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अगर शनिवार को पाकिस्तान में आयोजित बैठक में सीज फायर की पक्की तस्वीर बनकर उभरती है, यूएई, सऊदी अरब और कतर वहां से ज्यादा उड़ानों का संचालन भारत के लिए शुरू हो सकता है। पश्चिम एशिया विवाद के बाद भारत से खाड़ी के क्षेत्र में होने वाली उड़ानों की तादाद रोजाना 350 से घटकर सिर्फ 90 रह गई है और अब स्थिति सुधारने की उम्मीद है। जैसे गुरुवार को ही कतर से 9 से नहीं उड़ानें भारत के लिए उड़ने के लिए तैयारी में है और ये तादाद आने वाले दिनों में बढ़ेगी। निजी एयरलाइन गल्फ एयर ने कहा कि जल्द ही बहरीन और भारत के बीच उड़ानें शुरू होंगी। भारतीय नागरिक के लिए स्वदेश आना आसान हो जाएगा। हालांकि इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान युद्ध के बीच सीज फायर चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर और ऐसे में एमए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, एमए के प्रवक्ता और रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान में जीतने भी भारतीय फंसे हैं। ये सही मौका है कि वो वहां से तुरंत निकले। आपको बताते, रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सीज फायर का लाभ उठाकर स्वदेश लौटना इस वक्त के लिए बहुत सही और उम्दा वक्त है। आपको बता दें, खाड़ी देशों से भारत के लिए बहुत जल्द उड़ानें बढ़ेगी और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा था कि ईरान में करीब 10 भारतीय थे और अब भी वहां पर 7,500 भारतीय नागरिक हैं और इसमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। ईरान में के अब ऐसे में ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच एमए का बड़ा बयान की, जहां पर अब सीज फायर हुआ है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम है, तो ये एक सही मौका है कि वहां पर ईरान में फंसे भारत के नागरिक जल्द से जल्द भारत वापस लौटे और इस मौके का फायदा उठाएं। रणधीर जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये सही वक्त है, किरण से नागरिक को तुरंत निकलना चाहिए। सीज फायर का लाभ उठाने का वक्त इससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। ये कहना है निकल जाए और ये सही वक्त है। खुद एमए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीज फायर के बाद ईरान में शांति है और ये वहां से बाहर निकलने का सही मौका है। मैं खास तौर पर दक्षिण ईरान में रहने वाले भारतीयों से गुजारिश करूंगा कि वहां से सड़क मार्ग से उत्तर की ओर जाए और अर्मेनिया के रास्ते बाहर निकल। अपनी किडनी बेची और पारुल तोमर का ट्रांसप्लांट किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और गाजियाबाद तक फैला था। अब तक 9 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर रोहित फरार है। डॉक्टर प्रीति आहूजा और उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा, अस्पताल संचालक राकेश, राजेश और राम प्रकाश दलाल, शिवम अग्रवाल, राजेश कुलदीप सिंह और डॉक्टर अफजाल अहमद शामिल हैं। इसके अलावा 8 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। गिरोह ने किडनी बेचने वाले और लेने वाले दोनों से भारी रकम वसूली और ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल, ओटी और पैथोलॉजी का दुरुपयोग किया। आरोपियों ने दलाली, अस्पताल उपलब्ध कराना, ओटी संचालन, मरीजों की भर्ती और ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में हिस्सा लिया। गिरोह ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से करोड़ों रुपए कमाए। पुलिस ने कई अस्पतालों को सील किया और आरोपियों के खिलाफ कस्टडी रिमांड की और गिरफ्तारियों और फरार आरोपियों की तलाश जारी रखी है। पीड़ितों की मानसिक काउंसलिंग दी जा रही है और आगे की कार्रवाई ऐसे ही जारी है और जो फरार चल रहे हैं उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। और लगातार इस मामले में अशरद कोटे से भर्ती हुए थे और जूनियर लेपिस पद पर बने रहने के लिए न्यूनतम 25 से शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग क्षमता अनिवार्य थी। साल 2024 में पहली परीक्षा में तीनों असफल रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने सुधार का मौका दिया और वेतन वृद्धि रोक दी। साल 2025 में दूसरी परीक्षा में भी वो न्यूनतम टाइपिंग गति हासिल नहीं कर पाए। फेल हो गए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर विभागीय समीक्षा की गई और पाया गया कि तीनों कर्मचारी के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यता पूरी नहीं कर पा रही है। इसके बाद प्रशासन ने नियमों के तहत तीनों कनिष्ठ लिपिक पद से हटाकर सुनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि चपरासी पद पर उन्हें लगा दिया है। इस सख्त निर्णय को कुछ लोग सरकारी व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखने वाला जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कर्मचारियों को अतिरिक्त ट्रेनिंग और अधिक समय देना चाहिए था। ये निर्णय कानपुर जिले में सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और कार्यप्रणाली पर बहस बिछड़ रहा है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मूल योग्यता न रखने वाले कर्मचारियों के पद पर बने रहना संभव नहीं है। तैयार होने तक ही बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते थे। आमतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों का पहला चार्ट यात्रा शुरू होने से 8-18 घंटे पहले बन जाता था, जिससे अचानक बदलाव की स्थिति में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती थी। नई व्यवस्था के तहत अब यात्री दूसरे आरक्षण चार्ट बनने तक यानी कि ट्रेन के प्रस्थान से लगभग 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए राहत भरी साबित पड़ती है। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले रेलवे बोर्ड ने CRIS से इसकी व्यवहार्यता की जांच करवाई है। सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद सभी रेलवे जोनों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही अब रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनकी यात्रा और आरामदायक और सुविधाजनक बनेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।